नमस्कार। अपनी साफ गोई और स्पष्ट बयानबाजी को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजनीति में एक अपनी अलग मुकाम हासिल करने वाले प्रभात झा किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज आईएनडी विशेष में वो हमारे साथ मौजूद है। अगर हम उनका राजनीतिक सफर देखें तो एक कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का जो सफर है वो बहुत इंस्पायरिंग है और यही एग्जाम्पल सेट करता है कि हार्ड वर्क और परसिस्टेंस अल्टीमेटली पे करती है। तो चलिए आज हम उनसे बातचीत करेंगे, कई विषय पे बातचीत करेंगे। प्रभात जी, आपका आईएनडी विशेष में बहुत बहुत स्वागत है। जी मुक्ता जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, आपका राजनीतिक सफर काफी इंस्पायरिंग है। तो हम बात करते हैं, जैसे अगर हम देखें तो एक पत्रकारिता से राजनेता। देखिए, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा और मैं ये भी नहीं सोचा था कि मैं मध्य प्रदेश में आऊंगा। वो तो इंदिरा जी को क्रेडिट जाता है, पूरा जो क्रेडिट है वो सब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जाती है। क्यों? आपातकाल लगी तो मैं बंबई से फरार हुआ। मैं तो बंबई पढ़ रहा था, मेरे पिताजी मम्मी के साथ सब वहां पढ़ाई कर रहा था। और वहां से जब मैं ग्वालियर आया तो ग्वालियर में रह गया, मेरे बहनोई थे तो रह गया, फिर मैं पलट कर गया ही नहीं। और वहीं से शुरुआत हुई, आपातकाल से लेकर आज तक की यात्रा है। सबने प्यार दिया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं यहाँ पर। मैं निश्चित तौर पर मुंबई से अकेला आया था और आज मैं मध्य प्रदेश का सहोदर बन गया हूं, भारतीय जनता पार्टी का सहोदर बन गया हूं। और मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं अपने जीते जिंदगी कर्ज की अदायगी नहीं कर सकता, भाजपा की और मध्य प्रदेश की। चलिए, आपने आपका जब राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन लोगों के साथ में आपने राजनीति की है। और अब जब आप राजनीति को देखते हैं, क्या फर्क देखते हैं दोनों में? देखिए, मैं 62 साल का हो गया हूं आज से 4-5 दिन पहले की बात है। और मैं 17 साल की उम्र में आपातकाल का शिकार हुआ था। तब से लेकर आज तक मैंने पलट कर नहीं देखा कि कब मैं युवा था, कब मैं प्रौढ़ हुआ, कब मेरे बाल काले थे और कब मेरे बाल सफेद हुए, मेरी शादी कब हुई और शादी के बाद 2 बेटे कैसे हुए, 2 बच्चे कैसे हुए। मैं एक जुनूनी कार्यकर्ता हूं आज भी। तो मेहनत, परिश्रम या मेरी पूंजी है, और जुनून, पैशन जिसको बोलते हैं, सिर चढ़कर काम करना, ये मेरा स्वभाव है। मैंने अटल जी के साथ, अटल जी जिस अखबार के संपादक रहे वर्षों पूर्व, मेरा सौभाग्य कि उस अखबार में मैं सहयोगी संपादक के रूप में काम किया। अखबार का नाम था स्वदेश। अटल जी जहां पैदा हुए, ग्वालियर, वो मेरी कर्मस्थली है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि अटल जी के उस कर्मस्थली में मेरे काम करने के लिए पहुंचा। अटल जी का ग्वालियर, इसलिए अटल जी पर हम सब लोगों का विशेषाधिकार था। मेरा भाग्य इतना प्रबल रहा कि आडवाणी जी वहां से राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद राजमाता जी वहीं की थी, कुशाभाऊ वहीं पढ़े थे, इसलिए ग्वालियर से उनका लगाव था। जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष नारायण किंग सेजवलकर वहीं थे, इसलिए तो मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां पर सबका अपनत्व मुझे मिला, प्यार मिला। और मैं आज कह सकता हूं कि देखिए, परिवर्तन जो है एक प्रकृति प्रदत्त प्रसाद है। परिवर्तन तो होगा। अटल जी नहीं है, आडवाणी जी हैं। और मैं ये गौरव प्राप्त किया हूं कि उनसे लेकर, जिस कमरे में आप बैठी हैं यहां पर मुक्ता जी, यहां नरेंद्र मोदी जी भी 1998 से लेकर 1996 से लेकर 98 तक रहे हैं। यहां चुनाव था, आपको याद होगा, मैं उनके साथ रहता था इस कमरे में। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली आदमी हूं। और आज मुझे मेरी पार्टी के कारण केरल से कश्मीर तक किसी पहचान की मोहताज नहीं, कोई मैं मोहताज नहीं किसी पहचान का। सब मुझे जानते हैं। और जीवन में संपर्क से बढ़कर, संवाद से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती। तो इसलिए मैं ऐसे सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं कि उस महान विभूति के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। और मैं आपको बताऊं, हमको नेता कभी लगे नहीं, क्योंकि हमारे मित्र अनूप मिश्रा के मामा जी, तो हम ग्वालियर में आते थे राखी बंधवाने, तो हम लोग सहज समझते थे। और पहले क्या था, पार्टी छोटी थी तो परिवार भाव से, अरे चलो प्रभात को बुलाओ, स्वदेश में है, जरा साक्षात्कार देना है, ऐसा होता था। तो अभी कितना फर्क देखते हैं? अब पार्टी देखिए बड़ी हो गई है।
गांव गांव में पहुंच गई है। आज अगर नरेंद्र भाई मोदी या अमित भाई साहब या जगत नड्डा जी सोचें कि हम रोज सबसे ये करें तो संभव है नहीं। 17 करोड़ भारत की सबसे अधिक नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है आज। एक बार नहीं, दूसरी बार वेल मेजोरिटी में सरकार आई है। तो वो चीजें अब संभव नहीं है। लेकिन हां, आज भी मेरी ही पार्टी है, अपनी ही पार्टी मेरी भारतीय जनता पार्टी है, हाँ। जो सच में अन्य दलों से इतर है। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप देखिए, कांग्रेस मां बेटे बेटी की पार्टी, सपा बेटा और बेटे की पार्टी, पिता और पुत्र की पार्टी, चाचा ताऊ की पार्टी, बसपा उनका कोई है ही नहीं, लेकिन जो वही चाहे वही होता है। अन्य दल साउथ के देख लीजिए, एआईएडीएम के देख लीजिए, डीएम के देख लीजिए, किसी भी पार्टी को, इंक्लूडिंग आप शिवसेना को देख लीजिए, परिवारों से युक्त पार्टियां हैं। अगर कोई पार्टी है भारत में तो उसका नाम है, जो पार्टी के नाम पे, कार्यकर्ताओं के नाम पर चलती है, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये कभी मर नहीं सकती। बड़े बड़े लोग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी गए, लोगों ने कहा क्या होगा, दीनदयाल जी आए, अटल जी आए। जब दीनदयाल जी चले गए तो लोगों ने कहा अब क्या होगा, तो आडवाणी जी आए। अब सब हैं, उन्हें कहा अब अटल जी बिस्तर पर आ गए, क्या हुआ, भगवान ने नरेंद्र मोदी को भेजा। इसलिए ये कार्यकर्ता निर्मित पार्टी है। यहां पर नेता व्यवस्था है, नेता आधारित पार्टी नहीं। तो चलिए, आप जैसा डिस्क्राइब अभी बता रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो आपका वहां पे आपका वर्चस्व रहा है। और मुझे जैसा याद पड़ता है 2015 में आपने सबसे पहले कहा था कि आप मेहनत करेंगे और एक दिन ज्योतिराज सिंधिया हारेंगे, और वो मेहनत आपकी सफल हुई। 2018 के चुनाव में वो हार गए, 19 के चुनाव, 2019, हाँ, लोकसभा, वो हार गए। देखिए मुक्ता जी, और अब वो आपकी पार्टी में है। जी जी, मतलब आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं इस फैक्ट से कि आपने इतनी मेहनत की, 4 साल की मेहनत, 2015 से लेकर 2019 तक आपने मेहनत करके उनको हराया, और अब वही आपकी पार्टी में है। मुक्ता जी, पार्टी भूमिका तय करती है। अतीत की आंखों से मैं राजनीति नहीं करता। तब पार्टी ने कहा कि प्रभात जी ये सीट जीतनी है, और हम आपको जिम्मेदारी देते हैं अन्य कामों के अलावा कि आप विशेष तौर पे अपने डायरी में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र नोट करिए, 15 फरवरी 2015। और मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और मैंने अंग्रेजी में कहा था कि नाउ आई स्टार्ट पॉलिटिकल बैटल अगेंस्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड आई होप ही विल लूज 2019। बट दैट टाइम ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस में थे। हम कभी भी ये सोचकर चलते हैं कि आज का विरोधी कल का समर्थक तो होगा ही, क्योंकि पार्टी ऐसे बड़ी नहीं है। अगर हम इसी पर रह जाते कि नहीं हमारी पार्टी में जितने लोग हैं उतने ही लोग रहेंगे, तो नहीं। विपक्ष को कमजोर करना और अपने को मजबूत करना, यह एक नीति होती है राजनीति में। उसी के तहत जब हमारे निर्णय हुए कि नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आएंगे, तो मैंने अपना मन बदला। निश्चित तौर पर वो भाजपा के हैं ना, तो मैं अतीत की आंखों से कभी नहीं, हाँ चर्चा के लिए हो सकता है कि प्रभात झा ने ये कहा था। प्रभात झा ने जब कहा था तब वो कांग्रेस में थे। जब पार्टी के नेताओं ने निर्णय लिया तो निर्णय के बाद हम इधर उधर देखते नहीं हैं, निर्णय को फॉलो करते हैं। ज्योतिरादित्य जी आए, स्वागत किया, राज्यसभा का फॉर्म भरने आए तो हम साथ खड़े थे उनके। सवाल तब तक ही हम होता है, ये सब बातें होती जब तक वो किसी दूसरी पार्टी में। और उन्होंने कितना बड़ा ये किया है भाई, उनके आने से सरकार आई, तो क्या सरकार बहुत छोटी है क्या? नहीं थी। उन्होंने भी तो अपनी नीति सब चीजें छोड़ी हैं। कांग्रेस छोड़ना सामान्य बात नहीं थी। अगर वो अपना घर छोड़कर आए तो और भाजपा के घर में आए, तो भाजपा की यह जिम्मेदारी है कि उनके सिर पर भाजपा की विचारधारा की छत बहुत मजबूती से पड़े। और वैसे मैं बता दूं, राजमाता जी जनसंघ से ही थी, पहले कांग्रेस से चुनाव 57 में लड़ी थी, फिर माधवराव जी सिंधिया ज्योतिरादित्य जी के पिताजी 1971 में पहला चुनाव जनसंघ से लड़े। और आपको एक रहस्य बता रहा हूं कि जनसंघ के कोषाध्यक्ष कोषाभाऊ ठाकरे ने उनको बनाया था मध्य प्रदेश का। और भगवा टोपी लगी हुई फोटो भी मेरे पास होगा, मैं संभवतः अगर मैं ढूंढूंगा तो इसलिए कोई नई जगह नहीं आए हैं। हाँ ठीक है, आए हैं तो स्वागत है निश्चित तौर पर। अगर वो अपना घर छोड़कर आए हैं तो भाजपा उनका घर है। जब उनका घर भाजपा है तो हमारे घर में अगर कोई आया है तो स्वागत ही करेंगे हम। चलिए, ये तो आपने कहा कि चूंकि आप कह रहे हैं कि आप एक कमिटेड
पार्टी के वर्कर हैं, इसलिए जो भी डिसीजन हुआ है तो आपने उसका सम्मान किया है। लेकिन टीस तो होती होगी ना, आपने इतनी मेहनत की, 4 साल आपने मेहनत की और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हारे। दैट वाज वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब देखिए, मैं बताता हूं, मेहनत नहीं करते तो वो हारते क्या? नहीं हारते। हमने कांग्रेस को हराया, ज्योतिरादित्य जी सिंधिया उसके प्रतिनिधि थे इसलिए हारे। लेकिन मैंने पहला एक वाक्य कहा, सारा गुस्सा उस समय शांत हो जाता है जब कोई मेरी पार्टी में आता है। आप मुझे कहें, कितना भी कहेंगे मुक्ता जी, मैं कुछ भी उस बारे में इसलिए नहीं कहूंगा कि वो नाउ ही इज ए मेंबर ऑफ बीजेपी, राइट, एंड इट्स माय मॉरल ड्यूटी। अब हम वैचारिक रूप से सहोदर हो गए हैं, इसलिए अब विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब हम, मैं यदि विरोध भी करूंगा तो लोग कहेंगे आपने क्यों पार्टी में लिया, कैसे आदमी हो। सवाल क्या है कि वो आए हैं कुछ सोच समझ कर ही आए हैं। और मैंने पहले कहा जैसे मुक्ता जी कि पार्टी कांग्रेस कमजोर हो तो ये तो कोशिश करेंगे ही ना। एक कांग्रेस का उदयमान नेता तो वहीं थे ही वो। एक उदयमान नेता अपने सारी चीजों को भूल कर अगर भाजपा में आता है तो स्वागत ही करना चाहिए। चलिए, अब अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव होने, और अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ये जो चुनाव रहे होंगे, ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे, माइलस्टोन रहेंगे, बहुत डिफरेंट रहेंगे। कांग्रेस से विधायक छोड़ के आए हैं, बीजेपी में आए हैं, अब उसी जगह पे चुनाव होने हैं। बहुत सारी, अगर हम कहें तो बीजेपी के अंदर भी जो बड़े नेता हैं उनको टिकट चाहिए, उनके राजनीतिक भविष्य के ऊपर संकट लहरा रहा है। बहुत सारा, अगर आपने कह दिया ठीक है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी बहुत उथल पुथल है। ये सब कैसे शांत होगा? सब आपकी तरह क्या मैच्योरली इतना हैंडल कर पाएंगे? देखिए, समय लगेगा, लेकिन सरकार भी तो आई है जी। सिंधिया आए हैं, ज्योतिरादित्य जी, तो सरकार भी तो आई है। और एक व्यक्ति के आने से यदि सरकार आती है तो इतना तो कार्यकर्ता समझता है कि सरकार आई है, इस बात का तो एहसास करना पड़ेगा। और सरकार आई है तो जनता की सेवा करने में अनुकूलता आई है। 1.5 साल में जो जाति कमलनाथ जी ने की है वो आज भी हमारे कार्यकर्ताओं के स्मृति पटल पर है। काला दिन मानते हैं हम, तो ये कहते हैं 1.5 साल काला दिन था, कुछ नहीं किया पूरे प्रदेश के लिए, इसलिए इतना तो सहना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा कि मैं मैच्योर हूं, तो मुझे समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज के पॉलिटिकल परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में कार्यकर्ता समझदार हो गया है। अब ये हम पर है कि हम कितना उनको डाइल्यूट करते हैं, करना ही पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थक जो हैं उनको भी भाजपा को अंगीकार करना पड़ेगा, और हमको भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ साथ उनके समर्थकों को अंगीकार करना पड़ेगा। हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे, क्योंकि एक ही पार्टी के तो हैं, और ये निश्चित तौर पर धीरे धीरे हो जाएगा। अभी जैसे कि शेरवाल जी ने भी समझाइश दी थी कि जो आए हैं उनको जो है थोड़ा सा बीजेपी के हिसाब से ढलना पड़ेगा। एक तरफ दीपक जोशी जी नाराज हैं, कई लोग जो है नाराज चल रहे हैं, अनूप मिश्रा हैं, बहुत सारे लोग, उन लोगों को लग रहा है। मैं मुक्ता जी बताता हूँ क्या होता है, जरा सी जमीन की खरोंच हो जाती है तो घर घर में लड़ाई हो जाती है। हाँ। अब देखिए, जो लोग लड़ते रहे वर्षों में, ये बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात करता हूं। हाँ। अब वो फिर चुनाव लड़ेंगे वही जिनसे वो लड़े थे। हाँ। तो इतना तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, वही दीपक जी हैं, समझाने के बाद में ये थोड़ा सा दोनों तरफ से होगा, और दोनों तरफ से समझदारी का रोड में बन गया है धीरे धीरे। अच्छा, बन गया है, बिल्कुल बन गया है। हाँ। क्योंकि हमको समझना ही पड़ेगा, इतना आसान नहीं था सरकार बनाना। सरकार बना है, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, और वो अभी अपना घर छोड़कर वो लोग आए हैं, और इसके बाद चुनाव तो जीते ही थे ना वो लोग, तो उनको टिकट कैसे नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने ये बात भी रखी थी। बात इतनी सी है कि थोड़ी हमको समझ बढ़ानी होगी, थोड़ी उनको समझ बढ़ानी होगी। 2 कदम वो चले, 2 कदम आप चलो, तो धीरे धीरे जो है वो रास्ता और लक्ष्य पूरा हो जाएगा। होगा। आपकी एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाऊंगी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भू माफिया के खिलाफ एक जंग छेड़ा था। तब आपने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो सबसे बड़े भू माफिया है, याद होगा आपको शायद। नहीं, मैं आपको पहले मैं बहुत बताऊं, मैं एक भी प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैं कभी पत्रकार को निराश नहीं करता, लेकिन मैं प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूं। मैंने पहले कहा आपको
वो सब चीजें मैंने अतीत की आंखों वाली सब छोड़, जो पीछे मैंने बोला, जो मैंने कहा, वो उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और जगत नड्डा जी के सामने पार्टी में अपनी सदस्यता ली। वीडी शर्मा जी थे, तो उसी दिन सब बातें समाप्त हो गई। क्योंकि मैं खुलकर बोलता हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि अब वो भूमाफिया नहीं है क्या? हाँ। ये सब बातें मैं अब इसलिए नहीं कहूंगा कि वो मेरी पार्टी के सदस्य हैं, और इसलिए तब की बात तब थी, आज की बात आज है। और अब मैं कहूंगा तो निश्चित तौर पर मुझे लोग कहेंगे कि आप कैसे आदमी हो। लेकिन इतना जरूर है कि आज जब वो पार्टी में आए हैं तो अब कौन, मैं निश्चित तौर पर ये बात करने की कोशिश करूंगा कि नहीं, अतीत की आंखों से मैं नहीं देखूंगा, मैं तो वर्तमान की आंखों से राजनीति करूंगा। चलिए, बड़ा डिप्लोमेटिक सा आपने आंसर दिया। अगर हम याद करें तो आप मध्य प्रदेश में अध्यक्ष रहे, कमान आपके हाथ में थी और अचानक छीन ली गई। वैसे ही जब अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे भी जब चेंजेस हुए, आपको लगा शायद आपको अकोमोडेट किया जाएगा, बहुत अच्छा नहीं हुआ। राज्यसभा में आप गए थे, इस बार आपका नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं टीस तो होगी। देखिए मुक्ता जी, मैं बहुत बात लोग मुझसे पूछते हैं, आपने भी पूछा आपकी भूमिका क्या होगी। ये भूमि किसकी है जिस पर मैं का हूं? ये भूमि तो पार्टी की है, और आज भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। 2 बार मैं 12 साल मैं पार्टी का राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मध्य प्रदेश में 3री बार गए हुए भाजपा का नाम बता दीजिए मेरे को। तय क्या, जो पार्टी तय करती है। मैंने पहले कहा आपको, मैं उन अखबार में क्या छपता है, लोग क्या कहते हैं, नाराज, मैं कभी जीवन में अगर मैं नाराज हुआ हूं अपने से तो सिर्फ अपने से नाराज हुआ, स्वयं के बारे में कभी नाराज। चलिए, एक सवाल पूछूंगी। अगर आपने, जैसे कि इन दिनों जो है एक बहुत ही, अगर हम कहें, दुखद घटना फिल्म इंडस्ट्री में हालांकि हुई है। सुशांत सिंह राजपूत वेल नोन एक्टर थे, उन्होंने सुसाइड किया। उसके बाद से नेपोटिज्म को लेके बहुत बातें हो रही है। तो पॉलिटिक्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ भी नेपोटिज्म बहुत है। एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, उसका बेटा, उसकी बेटी को बहुत आसानी से टिकट मिल जाता है, टिकट भी मिल जाता है और वो जीत भी जाता है। उसके फादर ने जो एक भूमि तैयार की होती 30 सालों की। तो आपको भी लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा नेपोटिज्म की अगर हम बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में और फिर पॉलिटिक्स में होता है? देखिए मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते मेरा बेटा भी तो काम करेगा ना, करेगा, कर ही रहा है। हम किस चीज के विरोधी हैं आपको बता देते हैं। पर बाबा मोतीलाल नेहरू, पर बाबा जवाहरलाल जी नेहरू, दादी इंदिरा जी, चाचा संजय गांधी, पिताजी राजीव गांधी, मम्मी सोनिया गांधी, बेटा राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी। आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी एक व्यक्ति की श्रृंखला बता दीजिए आजादी के बाद जिसकी इस वंश परंपरा के विरोध है। अब कोई, जैसे अब कैलाश सारंग जी हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, अब राजनीति में तो विरुद्ध है, तो उनका परिवार जो वर्षों से काम किया है, हम लोग वर्षों उनके घर में खाना खाए हैं, वर्षों सारे लोग उनके घर जाते थे, भाभी जी दिन भर यही काम करती थी। अगर उनका बेटा अच्छा काम करता है, अब जैसे सेजवार जी हैं, अब वो नहीं लड़े, उनका बेटा काम करता था, ऐसे को हम विरोध नहीं करते। हम विरोध किसको करते हैं? जो वंश परंपरा नहीं, इनके बाद कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। निश्चित तौर पर भाजपा के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने इस चीज पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर नेपोटिज्म कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन हां, इसके नाम पर कार्यकर्ता की मौत भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम काम करते हैं तो मेरा बेटा कांग्रेस के बारे में तो विचार नहीं करेगा ना, तो किसी के पुत्र को इस बात की सजा तो नहीं देनी चाहिए कि वो फला का बेटा है। अगर वो अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा काम करता है तो ये काम पार्टी का है, उसके पिता। मेरा काम नहीं है कि मैं अपने बेटे की चिंता करूं, मेरी पार्टी का काम, मेरी विचारधारा के लोगों का काम होगा। अगर वो अच्छा करेगा तो अपना मैदान बनाए, पार्टी विचार करेगी। और मैं हमेशा मानता हूं, अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, अच्छा काम करने वाले की मौत कभी नहीं होती। यहां 1-2 बार मात खा सकता है, मौत नहीं हो सकती। चलिए, आप, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था, एकदम बेबाक बोलते हैं, तो राजनीति में बेबाक बोलने वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं। देखिए, मैं कभी बेबाक, देखिए क्या होता है
मैं कुछ जर्नलिस्ट रहा हूं, तो बेबाक जिन्हें आप कहते हैं ना, मैं सत्य के निकट रहने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी आपने ज्योतिरादित्य जी के बारे में सवाल किया, अब आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि मैं अतीत की आंखों को बंद कर लूंगा, वर्तमान की आंखों से देखूंगा। जी। अब ये कहने का साहस बहुत लोगों में नहीं होगा, तो इसको आप कहते नहीं प्रभात जी बहुत बेबाक है। बेबाक इन सेंस मैं कोशिश करता हूं कि मैं सत्य के निकट रहूं। देखिए, राजनीति रोटी नहीं है मेरे लिए, राजनीति मैंने राष्ट्र के लिए करने का प्रण लिया है। जी। मैंने रोटी नहीं माना। तो दिक्कतें आती हैं इसके कारण? दिक्कत कभी नहीं। देखिए, दिक्कत क्या आती है, लोग ये सोचते हैं, मैं कभी नहीं सोचता। मैं दिक्कत, और राजनीति में दिक्कत नहीं आया तो काम क्या करेंगे आप? मैं तो निमंत्रित करता हूं कठिनाइयों को। अच्छा। क्या ये कठिनाई होगी तभी तो काम करेंगे। अब देखिए, मैं निश्चिंत हूं, मेरे दोनों बेटे सेटल्ड, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कभी भी रोटी के लिए राजनीति नहीं की, राष्ट्र के लिए की। और आज तक मेरे बारे में कहीं पता कर लीजिए, मैं कभी सत्ता में पावर शब्द मेरे लिए है ही नहीं। मैं विरोध में था तब भी पावर को मानता हूं। पावर इन सेंस अपने को शक्तिशाली बनाइए, अपना दामन साफ रखिए जी। और इसलिए जब आपका दामन साफ होगा तो सत्य को आना ही पड़ेगा। आज नहीं कल आपकी जीत होगी। और मैंने फिर दोहराता हूं आपके इंटरव्यू में कि मैं न पद का भूखा रहा, हाँ मैं प्यार का और प्रतिष्ठा का भूखा रहा। आपकी एक जो चीज है, जैसे कि अब जो समय है उसमें लोग बमुश्किल से जो है 1-2 लाइन का SMS करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, उसमें आप खुद से लिखकर चिट्ठियां पोस्ट करते हैं। मेरे को भी कई मिली है, मतलब उसमें एक पूरा एक पेज भरा होता है, तो ये बहुत ही यूनिक चीज है। मैं बताऊं, हाँ। मैं जब मुझ पर पैसा नहीं होता था तो मैं पोस्ट कार्ड खरीदता था। हाँ। 5 पैसे के पोस्ट कार्ड थे, तब से मैं पोस्ट कार्ड लिखता हूँ। 25 पैसे का हुआ तब भी मैं हिसाब लगा लेता था। और मैं शायद भारत का इकलौता हूँ राजनीतिक कार्यकर्ता जो 10,000 से अधिक पत्र लिखता हूँ अपने हाथ से। हाँ। आज भी। अब क्या हो गया, मुझे पिछले 12 साल से तो छूट थी, जितनी चिट्ठियां लिख सको। कुछ पार्टी मदद कर देती थी, उनकी तरफ से चला जाता था। कुछ आज भी मैंने शादी के कार्ड नहीं छपवाता हूँ, मैं अपने हाथ से इनविटेशन भेजते हैं आप, और हाथ से लिखकर भेजता हूँ। और मेरे शब्द में क्या है, देखिए, SMS डिलीट हो सकता है, व्हाट्सएप डिलीट हो सकता है, लेकिन शब्द जो है उसकी मौत नहीं होती है। पत्र की मौत कभी नहीं हो सकती। पत्र दिल पर। मैं कहूंगा मुक्ता जी, आपकी बेटी को भी मेरा आशीर्वाद। क्या SMS में क्या कर सकते? SMS भावना नहीं है, SMS एक मशीन है, और मनुष्य मशीन से कम समझता है, मनुष्य व्यवहार से और पत्र से ज्यादा समझता है। पत्र आत्मीयता का प्रतीक है, SMS और व्हाट्सएप सिर्फ एक मशीनी मैसेज। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जैसे हम अभी बैठे हैं, आपकी लाइब्रेरी में बैठे हैं, पूरे बुक्स हैं, तो जाहिर तौर पे आपको पढ़ने का बहुत शौक है। लिखते तो आप हैं, आपके आर्टिकल्स हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। देखिए मुक्ता जी, अध्ययन सदैव करते रहना चाहिए। मैं विद्यार्थी भाव से हूं आज भी। मुझे आप कोई अच्छी चीज बताएंगे, मेरे बेटा कोई सुझाव देता है तो मैं उसको मान्य करता हूं। इसलिए मान्य करता हूं कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। 5 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी विद्वान हो गए थे। और मैं अक्सर कहता हूं, ईर्ष्या की और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। तो इसलिए अध्ययन ही है जिससे आप समाज को कुछ दिखा सकते हो, कर सकते हो। चलिए, चलते चलते मैं आपसे पूछूंगी कि देखिए, हमने आपकी बात की, पॉलिटिकल लाइफ की बात की, कैरियर की बात करी। अगर हम प्रभात झा को देखें तो प्रभात झा ऐसे पर्सन क्या है? मैं एज ए पर्सन कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको। मैं पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं। मैं, जैसे मैंने कहा ना, भूमि किसकी है, ये पार्टी की है। मैं जो कुछ भी हूं अपनी विचारधारा के कारण हूं। मैं जो कुछ भी हूं पार्टी के कारण हूं। चलिए प्रभात जी, आपने IND विशेष में इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने समय निकाला और मेरे जैसे कार्यकर्ता का साक्षात्कार। जी, तो ये थे प्रभात झा। आपने सुना इनको। देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी एक बात कही। सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही कि जब डिसीजन हो जाता है, अगर हम कहें तो चूंकि ये पॉलिटिक्स में है तो इनकी पार्टी का डिसीजन हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन्होंने 4 साल मेहनत करके हराया, वही इनकी पार्टी में है और बहुत इंपॉर्टेंट पद पे है। तो इनका क्या कहना है, कैसे उन्होंने उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया? बस एक लाइन में कि पार्टी ने डिसाइड कर लिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये एक्सेप्टेंस हम सब की लाइफ में आ जाए
हम लोगों सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं हम सबकी अपने अपने करियर में, अपने जीवन में बहुत ऐसे पल आते हैं, समय आते हैं, और हम सब अगर उस समय सिंपल एक लाइन में एक्सेप्ट कर लें तो जितनी भी परेशानियां हैं वो सब कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएंगी। तो IND विशेष में आज इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।